दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपके 9वीं कक्षा के हिंदी का पेपर जो कैसा आया हुआ है एक ज़िले में। तो आपके ज़िले का पेपर हो सकता है, ध्यान रखना है कि आपके जो 50 ज़िले हैं उन 50 ज़िलों में 50 तरह के पेपर बनते हैं। और कई ज़िलों में मतलब मैं बता सकता हूँ आपको कि 5-6 ज़िलों में सेम पेपर आते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे 50 अलग होंगे। 50 ज़िलों में से 5-7 पेपर तो हर ज़िले में कॉमन रहेंगे। कोई जोधपुर में आएगा जो पेपर, वो आपका जयपुर में हो सकता है सेम रहे, या फिर उदयपुर में हो सकता है सेम रहे, या फिर कोटा में हो सकता है सेम रहे। तो सभी का टाइम टेबल जारी हो चुका है और सभी का हिंदी का पेपर सेम डे नहीं है। यानी कि आपका टाइम टेबल जो जारी हुआ है उसमें सभी का पेपर अलग अलग है। कईयों का पेपर तो बाद में भी स्टार्ट हो रहा है, कईयों का पेपर बहुत पहले स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको अपठित गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद में उत्तर देने हैं। भारत में नव जागरण की शंख ध्वनि करने वालों में अग्रणी महापुरुष स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व अतीव सुंदर एवं भव्य था। कैसा था व्यक्तित्व उनका? अतीव सुंदर एवं भव्य था। उनका शारीरिक संबल सुदृढ़ एवं सतेज था। क्या था? उनका जो शरीर था वो किस तरह से था? संबल था, सुदृढ़ था, सतेज था। दृष्टि में बिजली का असर था और मुख पर आत्म तेज का आलोक। कठोर शब्द उनकी वाणी से कभी नहीं निकला। विश्व विख्याता एवं विश्व बंद होते हुए भी उनका स्वभाव अति सरल एवं अति विनम्र था, क्योंकि उनको पूरी दुनिया पहचानती थी। उनका पांडित्य अगाध था, यानी यानी पंडित के स्वरों का जो है उनके पास भंडार था। वे अंग्रेजी के पूर्ण ज्ञाता तथा अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। अच्छा मतलब बोलते थे वो। संस्कृत साहित्य और भारतीय दर्शन के उद्भट विद्वान थे तथा जर्मन, ग्रीक, फ्रेंच आदि भाषाओं पर अपना पूर्ण अधिकार था। यानी कि उनको हिंदी तो आती थी, अंग्रेजी आती थी, पंडित की भाषा यानी कि संस्कृत भी आती थी, जर्मन जो भाषा है वो भी जानते थे, ग्रीक भाषा, फ्रेंच भाषा ये सारे जानते थे। ये हमारे स्वामी विवेकानंद के बारे में बात हो रही है। वे केवल 4 घंटे सोते, प्रातः 4 बजे उठ करके जप ध्यान में लग जाते थे। प्राकृतिक दृश्यों के वे बड़े प्रेमी थे, उनको मजा आता था प्राकृतिक दृश्य देखने में। भोर में जप तप कर खुले परिवेश में निकलते थे और प्राकृतिक सुषमा का आनंद लेते थे। उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि उनके भाषण श्रोताओं के हृदयों पर पत्थर की लकीर बन जाती थी। यानी कि वो जो भाषण देते थे, जो वो बोलते थे, उनको सुन करके लोगों के दिल में जो है छप जाता था। स्वामी जी अपने देश के आचार व्यवहार, रीति और नीति, साहित्य और दर्शन, समाज जीवन, पूर्व काल के महापुरुषों, इन सबको श्रद्धा योग्य और सामान्य मानते थे। तो ये सारी बातें जो है स्वामी विवेकानंद के बारे में बताई गई है। अब यहाँ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जिनको हमें सॉल्व करना है और उनके उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। जो इसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व कैसा था बताइए। पहला प्रश्न ये पूछा गया कि विवेकानंद का व्यक्तित्व कैसा था। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद किन भाषाओं के ज्ञाता थे। ये सारी चीज़ें हमने अभी भी पढ़ी हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, स्वामी विवेकानंद की दिनचर्या क्या थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, स्वामी जी किन्हें श्रद्धा योग्य और सामान्य मानते थे। यहाँ पर सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इसके आंसर मैं दूंगा आपको, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक भी लिखना है। पांचों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। पहला हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व कैसा था और स्वामी विवेकानंद किन भाषाओं के ज्ञाता थे। तो यहाँ पे जो है आंसर्स पहले हम देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के जो ये पैराग्राफ आया उसकी बात करते हैं। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व अति भव्य और उत्तमोज्ज्वल, सशक्त, सुंदर एवं प्रखर था। उनका स्वभाव विनम्र और वाणी सुकोमल थी। ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इसमें से जो शब्द आप जो है नहीं लिख पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद किन भाषाओं के ज्ञाता थे, तो स्वामी विवेकानंद संस्कृत भाषा के साथ ही अंग्रेजी भाषा के पूर्ण ज्ञाता थे। वे जर्मन, ग्रीक और फ्रेंच आदि विभिन्न भाषाओं के भी ज्ञाता थे। अब जो है दिनचर्या कैसी थी उनकी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो हम बात कर रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद रोजाना 4 बजे उठ करके जब तब ध्यान करते थे। जब तब से निवृत्त होकर के, यानी कि वो करने के बाद में होकर के वो बाहर निकलते और प्राकृतिक के खुले दृश्य प्रवेश का आनंद लेते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनका आचार व्यवचार कैसा था। जो सामान्य लोग जो है उनके
थे उनको कैसा मानते थे। तो स्वामी जी अपने देश के आचार व्यवहार रीति नीति साहित्य दर्शन सामाजिक जीवन पूर्व काल के महापुरुषों इन सभी के श्रद्धा योग्य और सामान्य मानते थे। गद्यांश का उचित शीर्षक पूछा गया है तो इसका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व कैसा बताया गया, यानी कि उनके व्यक्तित्व उनकी छवि कैसी है, ये इसमें पूरा जो अभी अभी हमने पढ़ा था उसमें बताया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, उसके उत्तर क्या रहेंगे, उसमें हमें क्या पढ़ना है और क्या लिखना है, उसकी बातें करते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आपके 50 ज़िले हैं, 50 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। हर ज़िले में अलग अलग क्वेश्चन पेपर आते हैं, कई ज़िलों में सेम सेम क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो 50 ज़िले हैं, ठीक है, उस 50 ज़िलों में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपके 50 ज़िले हैं, 50 ज़िलों में आपके अलग अलग पेपर आते हैं, ठीक है, अलग अलग पेपर आएंगे। आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो है, आपका जो टाइम टेबल है, 50 जिलों का जो टाइम टेबल है, ये भी अलग अलग है। कहीं पर जो है पहले गणित का पेपर हो रहा है, कहीं पर अंग्रेजी का पेपर पहले हो रहा है, कहीं पर हिंदी का पेपर पहले हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि पेपर जो है आपका ऐसा नहीं है कि बोर्ड परीक्षा दे रहे हो, आप जो है सामान्य परीक्षा दे रहे हो। और सामान्य परीक्षाओं में जो है राजस्थान बोर्ड का एक नियम है कि आपके हर जिले में अलग पेपर होगा। कई जिलों में सेम डे जो है, जब मान लीजिए 10 जिले हैं, 10 जिलों में हिंदी का ही पेपर होगा, बाकी 10 जिलों में है अंग्रेजी का पेपर होगा, बाकी 10 जिलों में गणित का पेपर होगा, बाकी 10 जिलों में जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, बाकी 10 जिलों में जो है विज्ञान का पेपर होगा। तो इस तरह से जो है ये आपके जिलों का बंटवारा किया गया है। इन जिलों के हिसाब से जो आपके पेपर अलग अलग बनते हैं, और उन्हीं जिलों के हिसाब से जो आपको ध्यान रखना है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि आपके ज़िले जितने भी हैं उनके जो पेपर आपको मिल रहे हैं उनको पढ़ लीजिए। आपका कल्याण बिल्कुल संभव है और 100% संभव है। पिछली बार भी हमने बच्चों को बताया था, उन बच्चों ने जो अनुकरण किया था, जो हमने उपदेश दिए थे, यानी कि जो यहाँ पे हमने समझाने का प्रयास किया था, उस प्रयास के हिसाब से जो है वो बिल्कुल सही उतरे और उनका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हुआ। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित अपठित काव्यांश। अब आपको पढ़ा हुआ नहीं है ये आपका, ये काव्यांश दिया है, अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी ग्रहर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरह का ये पूरा का पूरा जो है कविता दी गई है। इस कविता को जब पढ़ोगे तो इस कविता के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। यहाँ पे आइए देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया है पहले। यहाँ पे देखिए सारे के सारे है, अनिश्चित काव्यांश से कवि ने क्या व्यंजना की है। तो आंसर आ जाएगा, इस काव्यांश से कवि ने व्यंजना की है कि जीवन पथ में कुछ भी घटित हो सकता है, यानी कि हम हमारी ज़िंदगी में कुछ भी घटित हो सकता है, इसका पहले से ज्ञान नहीं रहता है। यही चीज़ यहाँ पर जो है बताया है, ठीक है। यहाँ पे अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी और ग्रहण मिलेंगे, यानी कि मुझे क्या पता कहाँ पे क्या चीज़ मिल जाए। अनिश्चित किस जगह पर जो है बाग वन और सुंदर वन मिलेंगे, तो यहाँ पे सुंदर मिलेंगे। तो ये भी है, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। यानी कि हर चीज़ जो है अनिश्चित है, हमारे को पूर्व ज्ञान नहीं है। यही बोल रहा है कि जीवन पथ पर कुछ भी हो सकता है, इसका पहले से हमें कोई ज्ञान नहीं होता है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, उसके उत्तर को समझते हैं। इस काव्यांश में कवि का संदेश दे रहा है, तो क्या संदेश दे रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, कवि जीवन पथ पर आने वाले सुख दुखों के प्रति सचेत करता हुआ मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है। यानी कि आप बढ़ते रहिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए, आपका रिजल्ट जो है बेहतरीन हो जाएगा। इस तरह से जो है कवि समझाना चाहता है आपको। तीसरा जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है, कंटकों की शर से क्या अभिप्राय है। कंटकों की शर से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कंटकों की शर से मिलेंगे, कंटकों के शर मिलेंगे, तो यहाँ पे इसका मतलब है, इससे अभिप्राय ये है कि कष्टदायक अनेक बाधाएं कांटों की तरह पैरों में चुभ करके लक्ष्य से जो है आपको भ्रष्ट कर सकती हैं, भटका सकती हैं। ये चीज कहने का कवि का तात्पर्य है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न हो गए। आगे आ जाइए, चौथा जो प्रश्न है, गिरी शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। गिरी शब्द का जो है 3 पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, अचल होता है, पर्वत होता है, पहाड़ होता है, पठार होता है, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो है इसमें हम लिखेंगे पथ की पहचान, ठीक है। पथ की पहचान करना जो है मनुष्य का अधिकार है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा पथ की पहचान। सबसे बेस्ट जो है शीर्षक आपका पथ की पहचान होगा।
अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर जो है आपको निबंध लिखना है, जहां पर आपको दिया गया है पर्यावरण प्रदूषण है, मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप हो सकता है, और योग स्वास्थ्य की कुंजी है, और मेरे सपनों का भारत है। इन सभी पे लिखना है। 2-4 जिलों के पेपर आ चुके हैं हमारे पास। पहले जिले का एक पेपर डाल रहा हूँ मैं, आप देख रहे हैं। आगे के जिलों के जो पेपर हैं वो आए हुए हैं, उनको भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी जिलों के पेपर देख लेना, जितना जल्दी जल्दी आप पेपर देखोगे, समय से पहले मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, बस आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। चौथा प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, जैसलमेर निवासी नीतू हैं आप, बीकानेर छात्रावास में अपने छोटे भाई मोहित को नियमित रूप से ध्यान रखने की सलाह देने हेतु ये जो है आपको एक पत्र लिखना है। यानी कि आप अपने भाई को पत्र लिख रहे हैं, यानी कि ये अनौपचारिक पत्र है, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर जिसको बोला जाता है। इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं इस तरह के लेटर, और हिंदी में भी इसी तरह के है, जिसको हम अनौपचारिक हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं आपका इनफॉर्मल लेटर। अब यहाँ पर जो है अपने प्रधानाचार्य को जो है प्रार्थना पत्र लिखिए, जिसमें पठन सामग्री के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने का निवेदन किया। यानी कि आप गरीब छात्र हैं और आपको जो है छात्रवृत्ति चाहिए, आपको जो है छूट चाहिए, उसके लिए जो है आपको यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप बता देंगे कि मेरे पिताजी किसान हैं, प्रधानाचार्य का स्कूल का जो भी नाम आपको नहीं दिया गया है, ठीक है, तो आप जो है बताएंगे और उसके बाद जो आपकी सारी समस्याएं वहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद जो आपका उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर क्या होता है, तो उपसर्ग के मूल शब्द जो है पूर्व लगते हैं, उपसर्ग यानी कि आगे लगता है, और प्रत्यय के मूल शब्द जो है वो बाद में लगते हैं, यानी कि पीछे लगते हैं। दूसरा जो अंतर हम बता सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 2 अंतर तो आपको बताने होंगे। मूल शब्द उपसर्ग पर निर्भर करते हैं, मूल शब्द और प्रत्यय जो है निर्भर करते हैं। ध्यान रखना, मूल शब्द जो है, मूल शब्द उपसर्ग पर निर्भर करते हैं, उपसर्ग कैसा है उस पर मूल शब्द कैसा आएगा उस पर निर्भर करते हैं। और दूसरा जो हम बताएंगे, मूल शब्द और प्रत्यय निर्भर आपस में करते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रेखांकित विशेषण का वचन बदल करके वाक्यों को पुनः लिखिए। अच्छा कवि कौन है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या आंसर आ जाएगा, सही से आपका वचन बदलेगा, और वचन बदलेगा तो इसका विशेषण का वचन बदलना है। विशेषण क्या है, अच्छा है इसमें, ठीक है, इसमें मीठा विशेषण है, तो यही चीज़ आपको बताई गई है। विशेषण मतलब विशेषता क्या है, कवि कैसा है, अच्छा है। रमेश फल खाता है, कैसा खाता है, मीठा खाता है। खट्टा खाएगा तो वो भी विशेषता हो जाएगी, तो अच्छा का अच्छे हो जाएगा, अच्छे कवि कौन है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। रमेश ने मीठा फल खाया, तो यहाँ पे जो है रमेश ने मीठे फल खाए, वचन हम बदलेंगे। ये अच्छा है एक वचन है, अच्छे हैं बहुवचन है, यहाँ पे मीठा है एक वचन है, और मीठे हैं ये बहुवचन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है अच्छे, ये आपको दिखाई दे रहा है अच्छे हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मीठे हो जाएगा, यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अनल और अनिल शब्दों के अर्थ लिखिए। अनल का मतलब क्या होता है, अनल मतलब होता है आग, अनिल का होता है पवन, ठीक है, अनल का क्या होता है, आग होता है, अनिल का पवन होता है। बाकी बहुत सारे हैं, आप अपना क्या लिखना चाहेंगे और या आपने क्या लिखा है वो कमेंट करके बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया है। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो असहाय होना, यानी कि मेरी तो कमर टूट गई यार, मैं अब मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, असहाय हूँ, यानी कि मेरे ऊपर विपत्ति आ गई है, यही चीज़ आपको अर्थ केवल लिखना था, यहाँ पे वाक्य प्रयोग नहीं बोला गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। अमृत मतलब क्या होता है आपका, जो जीवन दे, और विष मतलब जो मृत्यु दे, तो इस तरह से अमृत का अपोजिट हो जाएगा विष, अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा, ठीक है। रमेश पढ़ता है, वाक्यांश में संज्ञा शब्द छांट के लिखिए। आप जानते हो किसी व्यक्ति का नाम जो है संज्ञा होता है, तो रमेश जो यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आगे जो प्रश्न बनते हैं, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे जो है आपके प्रश्न पहला पूछा गया है, वन ठन कौन आए हैं, तो वन ठन के आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, वन ठन के संवर के कौन आए हैं, मेघ आए हैं, तो आंसर हो जाएगा मेघ आए हैं। व्यार शब्द का अर्थ लिखिए। व्यार मतलब हम अपने राजस्थानी भाषा में व्यार को क्या बोलते हैं, हवा बोलते हैं, व्यार चाल रही है, लू चाल रही है ना, तो ये हो गया हमारा हवा। और थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के भाव का स्पष्ट कीजिए। पाहुन जो, पाहुन किसको बोलते हैं, तो दामाद को बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाए गांव में शहर से जब कोई दामाद सज धज कर आता है तो पूरे गांव में उल्लास का वातावरण छा जाता है। आप भी देखते हो आपके गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जब कोई बाहर से आता है तो आपको महसूस होता है इस तरह की छवि, है ना। दामाद की सूचना देने वाले भी अत्यंत उत्साह से उसके आगमन की सूचना देता है। आगे जो है आपसे पूछा गया है, मेघों की तुलना पाहुन से क्यों की गई है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, मेघों की तुलना क्यों की गई है, गांव में जो है कृषक समाज वर्षा के लिए जो मेघों के आने की बेचैनी से प्रतीक्षा करता है। जब दूर से आकाश में मेघ छटाएं या घटाएं जो है दिखाई देती हैं, तो ग्राम या गांव के लोग जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, वहाँ पे प्रसन्नता का संचार होता है। इसी प्रकार जब
कोई भी प्रसादी दामाद, प्रवासी दामाद जो होता है, जो बाहर रहता है, वो आता है ससुराल में, तो सभी को जो है प्रसन्नता होती है, और सब जो है उसके आगमन को महत्वपूर्ण मानते हैं कि भाई हमारा दामाद है, हमारे गांव का दामाद है। तो इसी कारण जो है मेघों की तुलना जो है पाउन से की गई है। तो हम बता सकते हैं मेघों की तुलना पाउन से क्यों की गई है, तो ये स्पष्ट रूप से आपको समझाना पड़ेगा कि पहले मेघों के बारे में लिखना पड़ेगा, फिर पाउन के बारे में यानी कि दामाद के बारे में लिखना पड़ेगा। आगे जो क्वेश्चन है, इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, गद्यांश आपके चैप्टर से है। पहला है, लेखक कवि सम्मेलन में किसके साथ गए थे, तो हरिवंश राय बच्चन के साथ गए थे। प्रारंभिक शिक्षण लेखक ने कहाँ से ली थी, तो यहाँ पे देखोगे रूपाब ऑफिस से जो प्रारंभिक शिक्षण ली थी, कहाँ से ली थी, रूपाब ऑफिस से। हिंदी साहित्य के प्रांगण में लेखक को कौन लेकर आया था, तो वो बच्चन जी लेकर आए थे, हरिवंश राय बच्चन जी लेकर आए थे। और सरस्वती पत्रिका में छपी कविता ने किसका ध्यान उत्कृष्ट किया था, तो निराला जी का जो है ध्यान उत्कृष्ट किया था। ठीक है, यहाँ देख सकते हो सरस्वती में छपी एक कविता ने निराला जी का ध्यान उत्कृष्ट किया था। सब कुछ लिखा रहता है, आपको थोड़ा समझ के लिखना है आंसर को। 10वीं में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन अभी अब 9वीं में आप सही है, समझदार हैं, आप कर सकते हैं। 10वीं में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, अभी बताऊंगा वो ट्विस्ट कैसा आएगा 10वीं के, जब आपकी तैयारी कराऊंगा मैं। और यहाँ पर जो है अगला प्रश्न पूछा गया है, दो बैलों की कथा के जो है लेखककार कौन है, या लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। नमसे कौन था, तो नमसे शेखर विहार की खेती के मुखिया भिक्षु थे, वे सरल स्वभाव के भद्र पुरुष थे, ये नमसे थे। ठीक है, बाजार में वस्तुओं को देखकर खरीदने के लिए कौन लालायित होते हैं, तो टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन इतने प्रभावी होते हैं कि उन्हें खरीदने के लिए लालसा हमारे मन में जाग जाती है। तो हम आम लोग जो है इसके लिए क्या होते हैं, लालायित होते हैं। अच्छा, सांवले सपनों की याद संस्मरण में में किसने किसे याद किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर, लेखक जाबिर हुसैन ने सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानी सालिम अली को जो है याद किया है सांवले सपनों की याद में। साकी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो दोस्त होता है, दोस्त या मित्र लिख सकते हो। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदद ने क्या उपाय सुझाया, तो यहाँ पर जो है जो सुझाव दिया है वो बोला है कि सच्चे मायने में भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको लोभ और लालच से जो है मोह भंग करना होगा। ये उपाय जो है कवि ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए सुझाए थे। इसमें पूछा है, कलिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर जो है देखो क क्या उच्चारण होना है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। कैदी और कोकिला में कोकिला को किसका प्रतीक माना गया है, तो स्वतंत्रता का माना गया है प्रतीक। ग्राम श्री कविता में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है, तो बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है यहाँ पर। और चंद्र ग्रहण से लौटती बेर नामक कविता के रचनाकार कौन है, तो केदारनाथ अग्रवाल हैं इसके रचनाकार। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। नाना साहब पुत्री मैना को अपने साथ क्यों ना ले जा सके, ये आपको बताना है। महादेवी वर्मा हिंदी के प्रति रुचि कैसी जागी, ये बताना है महादेवी वर्मा में। ठीक है, और यहाँ पे चंद्रकांत देवताले के अनुसार आज हर दिशा दक्षिणी दिशा क्यों हो गई है, ये आपको स्पष्ट करना है। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है, ये स्पष्ट करना है। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। लेखिका मृदुला गर्ग 15 अगस्त 1947 के आज़ादी के जश्न में शामिल क्यों नहीं हो सकी थी या क्यों नहीं हो पाई थी, आपको बताना है। भूख मिट्टी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रेमचंद की वेशभूषा का वर्णन पठित पाठ के आधार पे आपको करना है। मेरे बचपन के दिन संस्मरण के आधार पर महादेवी वर्मा के जीवन पर किन किन लोगों का अधिक प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। और यहाँ पे गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और जाने या रहने का मन क्यों बनाया, ये आपको बताना है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं यहाँ पर। रीढ़ की हड्डी एकांकी में समाज खोखलेपन पर निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए, समाज में क्या है। और विशेषण की परिभाषा तथा उसके भेदों का नाम लिखिए। भाई विशेषण की परिभाषा क्या है, जो
आपके विशेषण यानी कि विशेषता बताते हैं उन शब्दों को जो हम विशेषण कहते हैं, उनके भेद बहुत सारे हैं, आप बता सकते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, और दोनों में जो है आपको अंतर स्पष्ट करना है। या फिर आपका जो प्रश्न बनता है वो ऐसा बनेगा, काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, एक एक उदाहरण सहित जो है परिभाषा दीजिए या परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का आपका ये क्वेश्चन पेपर था जो अभी आपने दिया है। और बहुत सारे ज़िलों में इस तरह का प्रश्न जो पेपर आएगा, आपके ज़िले का पेपर भी ऐसा ही हो सकता है। तो आंसर्स मैंने बता दिए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, और ज़िले को जो पेपर हमारे पास आ चुके हैं उनको हम अपलोड कर रहे हैं, उनको देख लेना। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। पिछले साल के पेपर भी पढ़ लेना जो वार्षिक परीक्षा में आए थे, वहाँ से भी आपके प्रश्न जो है आपके ज़िले में आएगा। अब ज़िलों की मात्रा बढ़ गई है तो प्रश्नों की मात्रा भी बढ़ जाएगी, पेपरों की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो थोड़ा संभल के और थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से पढ़िए, समय कम है, और जितना समय की उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे उतना ही सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।